करता हूं 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज की ये मेरी वीडियो स्पेशली 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें कि मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स के सिलेबस और उसके वेटेज को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट ए है एंड इंडियन इकोनॉमी पार्ट बी है। और ये दोनों ही पार्ट हमारे 40-40 मार्क्स ईच के होते हैं और 20 मार्क्स हमारा प्रोजेक्ट वर्क का है। इसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट है 100 को अचीव करने का। और वाणिज्य क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए, जिसमें कि पूरी तरीके से गाइडेंस मिलेगा। तो बच्चे, इस वीडियो में अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं पार्ट ए को, जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है और वो हमारे बोर्ड एग्जाम में होल्ड करता है 40 मार्क्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके यूनिट से। हमारी अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो इन चैप्टर्स को देखेंगे, इनके वेटेज को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है यूनिट 1, जिसमें कि बच्चे हमारी बात हो रही है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हमारी ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक हमें बेसिक आइडिया मिलेगा अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट उसके साथ साथ में सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें कि पूरा मूवमेंट ऑफ मनी, जो मूवमेंट ऑफ मनी है वो हमें समझ में आएगा। सेकंड है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बच्चे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्टरी किसके बारे में देखने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हमारा जब फ्लो ऑफ इनकम को समझने के बाद, मनी का मूवमेंट समझने के बाद इकोनॉमी में, तो फिर हम आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं, क्योंकि बच्चे आप सबको पता है, चाहे हम अकाउंटेंसी की बात करें या हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इट्स अ काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, जो कि हम सेकेंड चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। एंड थर्ड हमारा चैप्टर आता है बच्चे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब इसमें नेशनल इनकम क्या होती है, उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब इसमें हम नेशनल इनकम के बारे में देखेंगे और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बच्चे, जब आपको एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे है, किस तरीके से फ्लो होता है मनी का मूवमेंट, नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। थर्ड वन हमारा नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स देखेंगे। अब हम फाइनली फोर्थ जो चैप्टर होने वाला है, उसमें हम नेशनल इनकम कैसे निकालनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके अलग अलग मेथड्स के साथ हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे इस लास्ट फोर्थ चैप्टर में अबाउट नेशनल इनकम की कैलकुलेट कैसे करना है। अब बच्चे, जब यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम यूनिट 2 की बात करेंगे, जो कि हमारी है मनी एंड बैंकिंग। अब किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बच्चे, चाहे हम मनी की बात करें या हम बैंकिंग की बात करें, इन दोनों के बेसिक आइडिया को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम पूरी तरीके से यूनिट नंबर 2, जो कि हमारा मनी बताएगा क्या है, किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ, पहले मनी किस फॉर्म में था, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इन दिस चैप्टर मनी। और स्पेशली इसमें फंक्शंस और फॉर्म्स की भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं बैंकिंग, जो कि बैंकिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे। एक हमारा कमर्शियल बैंक है, एक हमारा आरबीआई है, जो कि सेंट्रल बैंक कहलाता है। इसके बारे में भी, इसके फंक्शन, इनका रोल, किस तरीके से ये वर्क करते हैं इकोनॉमी में, और किस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनी का क्रिएशन होता है, ये सब हम देखने वाले हैं किसमें, जो कि हमारी सेकेंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। अभी हमने जस्ट बच्चे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया है, तो इसमें हम वेटेज की भी बात करेंगे बच्चे। तो वेटेज हमारे यूनिट 1 का है, जो यूनिट 1 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, वो यूनिट हमारी होल्ड करती है सबसे हाईएस्ट वेटेज को, जो कि है 10 मार्क्स को। 10 मार्क्स की फर्स्ट यूनिट होगी। और नेक्स्ट यूनिट हमारी है बच्चे मनी एंड बैंकिंग, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स को होल्ड करती है। इसके अकॉर्डिंग हम ये 4 चैप्टर्स को डिटेल में देखने वाले हैं, और फिर हमारा मनी एंड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कि होल्ड करेगा 6 मार्क्स को। तो बच्चे, अब हम अपने रिमेनिंग यूनिट्स की बात करेंगे। अभी तक हमने देखा यूनिट 1 के बारे में, यूनिट 2 के बारे में, अब हम यूनिट 3 पे आएंगे। तो बच्चे, हमारी यूनिट 3 जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो उन चैप्टर्स के नाम देखते हैं। तो वो है हमारे एग्रीगेट डिमांड्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, देन हमारा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, देन हमारा एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। बच्चे, इन चैप्टर्स के
लिए डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी तक जो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा वो हमने इंडिविजुअल बेसिस पे देखा, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हम एग्रीगेट बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी के इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि अभी हमने आपको चैप्टर्स बताए हैं उनकी हेल्प से। सो पहले अगर हम देखने वाले हैं तो एग्रीगेट डिमांड और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसमें हम एडी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, उसके बारे में तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि अभी तक बच्चे हमें एक आइडिया था कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, और बहुत अलग लेवल पे अगर हम देखें तो हमें मार्केट के बारे में पता था, मार्केट डिमांड क्या होती है। लेकिन अब हम पूरी इकोनॉमी के डिमांड के बारे में बात करेंगे। सो उसके कॉन्सेप्ट और एग्रीगेट डिमांड के बारे में और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो अगर हम ये 8 चैप्टर में इनकम डिटर्मिनेशन एंड इसका मल्टीप्लायर समझेंगे। नेक्स्ट वन बच्चे हमारा एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड। सो लास्ट हमारा चैप्टर है एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और बच्चे इस तरीके से 7, 8 एंड 9 हमने चैप्टर को कंप्लीट किया एक ओवरव्यू के साथ। अब हमारी सेकेंड लास्ट यूनिट है, जो कि है फोर्थ, जिसका नाम है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सो अगर हम देखें, आप अपने घर के लिए बजट बनाते हैं, उसी तरीके से हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट बजट भी प्रिपेयर करती है। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, किस तरीके से किस किस टाइप के बजट हैं, और स्पेशली हम इसमें टैक्स के बारे में जरूर अच्छे से जानकारी लेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट, आखिर टैक्स आके जाता कहाँ है। ये चैप्टर हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। बच्चे हमारी लास्ट यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें हम ट्रेड से रिलेटेड कितना अमाउंट हमारी इकोनॉमी रिसीव करती है, कितना अमाउंट हमारी इकोनॉमी पे करती है, इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीओपी क्या होता है, टाइप्स ऑफ बीओपी क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। और इसी के साथ हमने सारी यूनिट्स, यूनिट 1, 2, यूनिट 1 थी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। दूसरी यूनिट हमारी मनी एंड बैंकिंग, एंड थर्ड बच्चे हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, फिफ्थ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बच्चे अब हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग यूनिट्स के साथ, जो कि हमारे वेटेज के बारे में बात होने वाली है। तो पहले हम थर्ड यूनिट के साथ करेंगे। तो ये हमारी होल्ड करती है 12 मार्क्स को, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स को होल्ड करने वाली यूनिट है, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बच्चे फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट हमारी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में होल्ड करती है 6 मार्क्स को। ओके, नेक्स्ट वन हमारी यूनिट फिफ्थ है, जो कि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसी बात है, ये इंटरेस्टिंग भी है, और ये भी हमारे गवर्नमेंट बजट की तरह 6 मार्क्स को ही होल्ड करती है। आई होप आप इतना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमारे पार्ट ए का ओवरव्यू था सिलेबस के लिए, वेटेज के लिए, एंड मैं उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें क्लियर होंगी अच्छे से। Thank you and wait for the next video.